हेलो एवरीवन, मैं शमशेर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरुआत की है सीटेट 2022 के एग्ज़ाम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जिसमें हम गत वर्ष के प्रश्नों को शामिल करते आ रहे हैं व जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें सभी प्रश्न आज के हमारे एक टॉपिक है जीन प्याजे महोदय। अर्थात आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो जीन प्याजे महोदय जी का है कि जीन प्याजे महोदय जी के सिद्धांत जो उन्होंने दिए कि उसमें कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आ सकते हैं या आते हैं। तो जो भी मित्रों ने ये जीन प्याजे महोदय का टॉपिक ना देखा हो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जिसमें जाके पूरा सिद्धांत जो कि इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, तीनों सिद्धांतों की व्याख्या उसमें है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हमारा प्रथम प्रश्न जो आपके समक्ष उपस्थित है वो रहा हमारा पहला प्रश्न। क्या कहता है, इसमें मैं आपको कीवर्ड के साथ साथ समझाऊंगा सब कुछ कि कैसे वर्ड से हम निकालते हैं इसका विकल्प सही। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के फिर डैश दिया हमारा चरण में प्राप्त होती है। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसे संक्षेप में विस्तारित करता रहूँगा, इसका जो अर्थ है प्रश्न का वो बताते रहेंगे आपके लिए। यहाँ कह रहा है कि उसके जो चरण है उसमें कौन से चरण में आती है। तो यदि हम बात करें चरणों की तो प्याजे महोदय जी का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उस विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 चरण रखे। उन 4 चरणों में जैसे उसकी आयु की बात करें तो एक को 0 से 2 वर्ष में बांटा, जिसके लिए क्या नाम दिया इन्होंने कि संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गामक, इंद्रिय जनित, ठीक। और इसके बाद क्या है 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से हमारा 11 वर्ष, और जो चौथा है वो 11 से 15 वर्ष या आगे, अर्थात 11 वर्ष से जो आगे का जो समय होगा। ये कुछ 4 अवस्थाओं में इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो चरण है इनको बांटा था इन्होंने। तो ये पहला हमारा चरण है इसका, ये अवस्था है। दूसरी कौन सी आती है हमारी, दूसरी आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन सब का व्याख्या मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे वहाँ जीन प्याजे महोदय जी हैं और हमारे बाइगोस्ट की हैं, नैतिक विकास सिद्धांत में कोहल वर्ग है हमारे, इन सभी का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उनमें जाके देख सकते हैं। आज हम इनके प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे कि जीन प्याजे के जो टॉपिक है इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं या किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लौट के अपने प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु के स्थायित्व, देखो वस्तु स्थायित्व का अर्थ होता है कि वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन कुछ समय तक उसकी छवि का क्या होना, दिमाग में बसा रहना या प्रतिमा उसकी बनी रहना। तो किस चरण में आएगा हमारा, तो चूंकि ये किस आयु के बच्चे के अंदर होता है कि उसके सामने से यदि वस्तु को हम उठा लें फिर भी बच्चा क्या करे, उसी वस्तु के लिए देखता रहे या ढूंढता रहे। तो ये किस में आएगा हमारा, जैसा कि ए विकल्प आपके समक्ष दिया है। पहला विकल्प कहता है कि संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आएगा। बी विकल्प कह रहा है हमारा पूर्व परिचालन के अंतर्गत आएगा हमारा। सी कहता है मूर्त परिचालन। डी औपचारिक परिचालन। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लक्षण है, ये जो विशेषता है, वो विशेषता जो हमारी है वह भाई मुख्य रूप से जो आती है वह हमारी किस में आती है, संवेदी चालक, जिसके अन्य नाम क्या है संवेदी गामक, इंद्रिय जनित, इंद्रिय आधारित, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था आदि नामों से इसे हम जानते हैं। तो हमारा इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा वह ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। द्वितीय प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। अर्थात ये कहता है कि जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में कौन सा लक्षण प्रमुख है जो हमारे विकल्प में दिया है। पहला कह रहा है सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, संजीवात्मक चिंतन। तो देखिए संजीवात्मक चिंतन की बात करें या परिकल्पित निगमनात्मक, परिकल्पित मतलब होता है चिंतन करना या परिकल्पनात्मक चिंतन करना या अमूर्त चिंतन करना। तो ये जो बी सी डी ये जो 3 विकल्प हैं, यदि मैं इन 3 विकल्पों की बात करूं तो ये तीनों विकल्प जो प्याजे महोदय जी का चौथा चरण है, संज्ञानात्मक विकास का जो चौथा चरण है उस चरण की हैं, जिसका नाम हमारा क्या है, जिसका नाम है अमूर्त चिंतन।
अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक जो चरण है उस चरण में आता है हमारा, जिसकी आयु मैंने बताया अभी 11 वर्ष से आगे की हम लेते हैं। जबकि विकल्प हमारा कौन सा बचता है, विकल्प बचता है ए। एक है सुरक्षित रखने की योग्यता, मतलब क्या है, संरक्षण, संरक्षण करने की जो विशेषता है या गुण है वो किसका है हमारा, इसी में दूसरी अवस्था जो हमारे दी है तीसरी मूर्त, ये तृतीय चरण है। तृतीय चरण के क्या है, ये प्रमुख विशेषता है कि बच्चा जब लगभग 7 से 11 वर्ष का होता है तो वो क्या करता है, अपनी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहता है या उनका संरक्षण करना चाहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, तृतीय प्रश्न ये आपके सामने है। बोल रहा है कि प्याजे के अनुसार, प्याजे महोदय जी क्या कहते हैं, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है। देखिए इनका मानना क्या है, ये कहते हैं प्याजे महोदय जो हैं वो कहते हैं विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं में जैसे ए ऑप्शन दिया है हमारा स्कीमा, दूसरा दिया है प्रतिमान, तीसरा है मानसिक मैप, चौथा है मानसिक उपकरण। तो ये जो मैंने कीवर्ड कराए थे आपके लिए, मतलब जो प्रमुख शब्द थे प्याजे महोदय जी के, उन प्रमुख शब्दों में ही एक शब्द आया था हमारा कौन सा, स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है कि इसे कहते हैं बच्चे का भंडार गृह, अर्थात बच्चा जिन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में क्या करता है, स्टोर करता है, संरक्षित करता है, उसे उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो क्या है, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं कौन सी हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यह है कि प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, मतलब किस प्रस्ताव के लिए प्याजे महोदय अधिक जोर देते हैं। क्या कह रहा, पहला बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, मतलब अच्छी होती है। देखो ये हम नहीं कह सकते कि उनसे अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि वयस्कों की तुलना में बच्चों का जो अनुभव होता है वो कहता है कम होता है। तो जब अनुभव ही कम होगा तो भाई अच्छी सोच कैसे जाहिर कर सकते हैं, अर्थात ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखो मात्रात्मक का अर्थ होता है जिनका हम मापन कर सकें, ठीक, तो अर्थात मात्रात्मक नहीं, मात्रात्मक रूप में अलग नहीं होती। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। भाई बिल्कुल, गुणात्मक का अर्थ होता है हमारा क्या, कि बच्चा अपने जो ज्ञान का निर्माण क्या है खुद करता है। प्याजे महोदय जी ने कहा था जैसा कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, हम उसे जो ज्ञान देते हैं या वह जिस ज्ञान का अर्जन करता है उसके द्वारा नवीन खोज करता है और नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, अर्थात सी विकल्प होने कहा जाएगा सही, कि गुणों के आधार पर वह वयस्कों से क्या होता है, अलग होता है या भिन्न होता है। डी विकल्प क्या कह रहा है हमारा, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। निम्न का अर्थ होता है कम, भाई कम भी नहीं होती है हमारा पॉइंट के। डी भी हमारा क्या जाएगा, रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब देखिए पहला अस्थगित अनुकरण या पदार्थ का स्थायित्व। पदार्थ का स्थायित्व वही कहता है वस्तु स्थायित्व, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपके लिए बताया। बी कहता है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। सी कहता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साधात्मक विचार, और चौथा विकल्प कहता है हमारा संरक्षण या कक्षा समावेशन। तो देखिए किस अवस्था की बात पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तृतीय की, जो मूर्त है, जो हमारी मूर्त है। मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी उस लेक्चर में जिसमें जीन प्याजे महोदय जी का हमने अध्ययन किया है, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। उस एक ट्रिक में आपका क्या होता है कि पूरे सिद्धांतों के नाम के साथ साथ उनका क्रम, कि भाई किस क्रम में कौन सा इसका जो चरण आता है वो सब कवर हो गया है आपके लिए। तो आई होप आप उसको लेक्चर को आप एक बार जाकर देख लेना, जिसने भी नहीं देखा है आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न में ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसकी एक विशेषता होती है क्या करना, संरक्षण करना। तो हमारा कौन सा भाई डी विकल्प इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है
वो है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पहला अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, चौथा डी हमारा अवलोकन। अब देखिए एक एक समझते हैं। पहले की बात करें अनुबंधन, तो अनुबंधन जीन पियाजे महोदय ने नहीं दिया था। अनुबंधन जो था वो हमारे कैसे था, वो था पावलोव महोदय जी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुबंधन उनके सिद्धांत से संबंधित है। बी बी कहता है हमारा प्रबलन या पुनर्बलन। तो प्रबलन के लिए जो जोर दिया वो हल्का सबलीकरण का सिद्धांत है, या हल्के सिद्धांत से लिया गया है। डी क्या कह रहा है हमारा, कह रहा अवलोकन करना। अवलोकन वाले बात ने बताया था कि ये अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम जो बच्चे का होता है या सामाजिक विकास होता है, इनका मानना ये था कि बच्चा अवलोकन करके सीखता है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे किससे संबंधित है, वो है बंडूरा के सिद्धांत से। अर्थात ये तीनों सिद्धांत किससे, ये अधिगम के जो चैप्टर है हमारा, उस अधिगम वाले चैप्टर से लिए गए हैं। जबकि तीसरा विकल्प क्या दिया हमारा, स्कीमा। मैंने जैसे कि बताया कि स्कीमा जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था, हमारा जीन पियाजे महोदय जी ने दिया है। अर्थात सी ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय जी का है। और दूसरा हमारा क्या दिया है, प्रबलन। प्रबलन हल्का सबलीकरण का सिद्धांत है, जिसमें अभिप्रेरणा से संबंधित भी एक चैप्टर दिया गया है हमारा। अभिप्रेरणा के तत्व लिए गए हैं वो हल्के सिद्धांत से लिए गए हैं हमारे। और हमारा ये कौन सा है, अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम अल्बर्ट बंडूरा का एक सिद्धांत आया है हमारा अधिगम में, उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो भाई सेवंथ प्रश्न ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए, मतलब उसका अर्थ निकालते हुए, एक ग्रेड 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। देखिए पहले प्रश्न का अर्थ समझते हैं। प्रश्न का अर्थ ये है कि एक शिक्षक संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन कर लेता है, मतलब पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका अध्ययन कर लेता है, तो 6 से 8 तक के शिक्षक जो हैं उनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ये उनके अनुसार क्या पालन करें। ए विकल्प, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। बी, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों, देखो केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि चौथी अवस्था हमारी अमूर्त भी आती है। मतलब बच्चा क्या है, इस प्रकार की सामग्री उपस्थित करें, उदाहरण प्रस्तुत करें जो उसके सामने क्या अमूर्त भी हो, मतलब अमूर्त चिंतन भी बच्चा कर पाए। इसमें क्या है केवल मूर्त, तो बी विकल्प तुम्हारा वैसे ही गलत हो जाएगा। सी, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब जो पाठ्यक्रम ये पुस्तक दी है क्या वही पढ़ाया जाए, बाहरी जीवन से जोड़ के कुछ भी ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। सी विकल्प भी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। डी कहता है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करें, मतलब बच्चा जब तर्क करे तो उसको डांट डपट के बिठा दें, उसे हतोत्साहित करें। हतोत्साहित तो हमें किसी भी सिचुएशन कंडीशन में उसे करना ही नहीं है। डी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ए विकल्प भी हमारा क्या होगा, राइट। की ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करें जिन समस्याओं में क्या हो, तर्क वितर्क हो। क्यों, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा तर्क करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, अधिक सीखेगा, उसका उसका अधिक विकास होगा। तो अर्थात ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अब फिर से अवस्था संबंधी आ गया। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने, उसमें जो 4 चरण दिए, उन 4 चरणों में से किस चरण में परिकल्पना करना या निगमन करना ये जो गुण है आता है। पहला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। बी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक। सी कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक। चौथा कह रहा है संवेदी चालक। अब देखिए चौथा चरण इसमें कौन सा है, तो हम ध्यान से देखें तो ये जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन ही क्या है हमारा चौथा चरण है, जिसमें बच्चा परिकल्पना करना, चिंतन करना या अमूर्त चिंतन संबंधी जो गुण है उसका विकास कर पाता है या उसका विकास हो पाता है। तो हमारा सी विकल्प क्या हो जाएगा भाई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा समक्ष, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 4 चरण दिए हैं उन 4 चरणों में 3 चरण तो पियाजे महोदय जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हैं, लेकिन एक चरण कोई ऐसा है जो उसका नहीं है। उस नहीं वाले को हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो पहले देखिए इंद्रिय गामक अवस्था, भाई इंद्रिय गामक अवस्था इनके जो चरण है उसमें जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसका एक चरण है, कौन सा, पहला ही चरण है। अर्थात ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा गलत।
इन्होंने पूछा नहीं वाला। दूसरा क्या जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, तो ये भी क्या है, ये द्वितीय चरण है, अर्थात क्या ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी कहता है उत्तर संक्रियात्मक, देखो उत्तर संक्रियात्मक नहीं होता, अर्थात सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही। अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त भी दिया है, अमूर्त कौन सा होता है, चौथा, अमूर्त कौन सा हमारा चौथा चरण, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो जो सी है कि सी जो चरण दिया है या अवस्था दी है वो इनके सिद्धांत की नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं के सिद्धांत से ली गई हैं। चलिए भाई अगला देखें प्रश्न, अगला क्या कहता है हमारे समक्ष। अगला कहता है प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। मतलब कहने का ये है कि प्रारंभिक अवस्था जो उन्होंने बताई, मतलब जिसका नाम क्या था हमारी संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में बच्चा सबसे अच्छा किससे सीख सकता है या सीखता है। ऑप्शन इंद्रियों के द्वारा, अमूर्त चिंतन, देखो अमूर्त चिंतन तो इसमें होगा ही नहीं, संवेदी में 0 से 2 वर्ष का बच्चा अमूर्त चिंतन कर ही नहीं पाता भाई। भाषा के नए शब्द, तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा पूर्णतः शाब्दिक या सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता, इसलिए हमारा क्या होगा, इससे भी उत्तम नहीं सीख पाएगा, विकल्प गलत हो जाएगा हमारा। डी कहता है मूर्त चिंतन के द्वारा, तो इस समय ना तो मूर्त चिंतन पूर्णतः विकसित होता है, ना ही अमूर्त तो होता ही नहीं है, तो सी डी विकल्प क्या जाएगा, गलत। विकल्प कौन सा, इंद्रियों के द्वारा, अर्थात उसे कुछ सीखना है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपके लिए कि यदि उसके समक्ष एक गर्म गिलास रखा हुआ है, यदि आप उससे बार बार कहें बेटा इसको मत छूना ये गर्म है, वो तब तक नहीं सीखेगा जब तक कि उस पर जाके एक बार हाथ टच ना कर दे, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा ना सीख ले। तो अर्थात ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, कि सबसे अच्छा जो बच्चा सीख पाता है इस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है, मतलब या काल है, मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आपके लिए, इसमें समय दिया पहला 0 से 2, तो 0 से 2 वाली जो है कौन है, वो संवेदी पेशी अवस्था है, ये भी गलत। ठीक, दूसरा हमारा कौन सा है, 2 से 7, तीसरा दिया है हमारा 4 से 11, और फिर दिया है हमारा 7 से 12। देखिए ये एक्यूरेट एज नहीं होती है, इसमें 1-2 वर्ष आगे पीछे भी आपके लिए विकल्प में दिया जा सकता है। तो हमारा देखिए कौन सा है, तो यदि हम इसकी बात करें तो पहली जो हमारा दिया है 0 से 2, तो 0 से 2 वाली कौन सी है हमारी, यह है भाई हमारी संवेदी पेशी अवस्था। जबकि दूसरी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तृतीय हमारी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आ जाते हैं चौथी पे, चौथी कौन सी हमारी, अमूर्त। अमूर्त यदि हम समय की बात करें तो यहाँ जो समय है हमारा 0 से 2, 2 से 7, फिर आता है हमारा, यहाँ आता है हमारा 7 से 11, ये ना होकर क्या होता है हमारा 7 से 11, और इसमें 7 से 12 ना होकर क्या होता है हमारा, इसमें होता है 11 से आगे, ये 11 से 15। तो जो प्रश्न के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। जिसने भी इस लेक्चर को नहीं देखा है जीन पियाजे वाले, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, ये प्रोवाइड आपके लिए करा दिया गया है। लेक्चर को देखने के बाद और अच्छा समझ में आएंगे आपके लिए ये प्रश्न को। उसमें कुछ जो प्रमुख शब्द थे जीन पियाजे के, उन प्रमुख शब्दों को मैंने कराया है आपके समक्ष, उन प्रमुख शब्दों से ही प्रश्न बनते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। देखिए कह रहा विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ये कहता है कि इसमें से कौन सी अवस्था या कौन सा लक्षण ऐसा है जो लक्षण उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर नहीं होता। तो कह रहा है विचारों की विलोमीयता, मतलब विचारों में, विचार जो है उनके उन क्रम में आगे बढ़ पाना, बच्चा बढ़ जाता है, अर्थात एक हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा।
बी कह रहा है मानसिक द्वंद। तो मानसिक द्वंद जो है वो कौन अवस्था हमारी दी है, मूर्त मतलब तृतीय दी है। तृतीय अगर 7 से 11 वर्ष दिया है तो 7 से 11 वर्ष के बच्चे के अंदर मानसिक द्वंद, तनाव या संघर्ष नहीं होता। जैसा कि हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था, ये कब आता है, ये आता है किशोरावस्था में जाके। और चूंकि 7 से 11 कौन सी है, बाल्यावस्था का समय होता है, तो हमारा मानसिक द्वंद नहीं होता। तो ये नहीं वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी देखते हैं संरक्षण। भाई संरक्षण करना बच्चे की क्या है, एक प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति की विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसमें नहीं वाला पूछा है ना। फिर जो है क्रमबद्धता, बच्चा में क्रम अनुसार लगा पाता है या लगाने की प्रवृत्ति भी होती है, तो अर्थात ये भी हाँ हो के नहीं हो जाएगा प्रश्न हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, देखिए अगला प्रश्न दिया आपके लिए, कह रहा है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों में संबंध, प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। कह रहा है एक किसी घटना के बारे में या कोई वस्तु उसके समक्ष जो दी है उसके बारे में बच्चा सोच सकता है। तो देखिए अब क्या, किसी घटना को बच्चा देख कर सोच रहा है ना, क्या कर रहा है, प्रश्न का अर्थ ही कह रहा है कि भाई देख कर सोच रहा है। तो देख कर जो सोच विचार करने की प्रवृत्ति किसमें आती है, उसकी आती है मूर्त संचालन प्रक्रिया में, या मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उस अवस्था में आती है। अब देखिए प्रश्न विकल्प देखिए, विकल्प किसमें दिया, सी दिया है हमारा, यही क्या दिया, सी दिया है मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो अर्थात ये सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। 14 प्रश्न दिया है कि प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, जैसे कि मैंने आपको चरण अब तक बता दिए कि पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त या औपचारिक अवस्था। तो भाई देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अमूर्त चिंतन किस में होता है। अमूर्त चिंतन किस में होता है, हमारा ऑप्शन ये कह रहा है संवेदी, गलत। पूर्व संख्यात्मक भी नहीं, किसमें होता है, अमूर्त में होता है, अपूर्ण संख्यात्मक अवस्था में होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है, यहाँ पे आयु पूछिए उसकी। तो आयु पहला दिया 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 16 वर्ष। तो जैसा कि मैंने बताया कि 0 से 2 वर्ष कौन सी होती है, हमारी संवेदी ही होती है। तो ए विकल्प हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम बी की बात करें तो बी 0 से 2 से 7 है, 2 से 7 क्या होता है, हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा दिया 7 से 11, तो 7 से 11 की बात करें तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी की बात करें तो ये 11 से 16 है, तो ये हमारी कौन सी होती है, ये होती है अमूर्त चिंतन या औपचारिक जो हमारे चरण है वह हमारा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या कौन सी, 16वां प्रश्न ये कहता है कि प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित है किस लक्षण के द्वारा, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण की करने की क्षमता। तो संवेदी का मतलब 0 से 2 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष की आयु का बालक ये विकल्पों की व्याख्या नहीं कर पाता, विश्लेषण मतलब विभिन्न अंगों को नहीं समझ पाता। बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। सी कहता है तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता 0 से 2 वर्ष, सी भी हमारा गलत हो जाएगा। डी कहता है सामाजिक मुद्दे, तो बच्चा इस समय सामाजिक जो गुण है, नियम है, उन परंपराओं को नहीं जानता। तो हमारा क्या है, डी भी गलत हो जाएगा। बचता कौन है, ए, कि बच्चा अनुकरण और स्मृति एवं मानसिक क्या करता है, प्रस्तुतिकरण कर पाता है। तो ए उत्तर हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा समक्ष दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। फिर समझिए प्रश्न को समझिए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता
है। कह रहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब ये जो लक्षण है वो किस अवस्था का है, हमें ये निकालना है। पहला कहता है मूर्त, तो देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन होता है, ये विकल्प हमारा गलत। बी क्या कहता है औपचारिक संक्रियात्मक, बिल्कुल औपचारिक को ही क्या कहते हैं दूसरा अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, बी आंसर हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। सी कहता है संवेदी, संवेदी होती है पहली अवस्था हमारी, मूर्त या पूर्व, पूर्व होती है द्वितीय, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी क्रम में। तो अगला प्रश्न दिया है हमारा कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने पे डैश या कर लिया है। क्या कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, समुचिता कर लिया है, या कहता है अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया मतलब बच्चे अब कैसे कि दाल चावल खाना सीख गई, उससे कैसे करके मिला के, तो जो प्राप्त जानकारी है उस प्राप्त जानकारी को उसने क्या कर लिया भाई, उसने कर लिया है अपने अनुसार अनुकूलित, मतलब ढाल लिया है अपनी नवीन जानकारी से। तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। मतलब ये कि पुरानी जानकारी को नवीन जानकारी से जोड़ लेने का गुण या जोड़ना क्या कहलाता है। ए विकल्प का समायोजन, दूसरा है साम्य धारण, सी दिया है आत्मसात्करण, डी दिया है हमारा संगठन। एक ही विकल्प को समझते हैं। तो समायोजन का अर्थ होता है कि परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाना, अपने आप में ढाल लेना या परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेना। साम्य धारण का अर्थ होता है कि जो जानकारी है उससे अपने अंदर धारण कर लेना। आत्मसात्करण का अर्थ होता है कि जो पुरानी जानकारी है उस पुरानी जानकारी के लिए किससे जोड़ देना, उसे नवीन जानकारी से जोड़ देना। जबकि डी के दिया संगठन, मतलब जो प्राप्त जानकारी है उसे एक क्रम में लगा देना, उसे एकत्रित कर लेना, संरक्षित कर लेना। तो जो प्रश्न के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा सी हो जाएगा। क्या करना, आत्मसात करना। पॉइंट क्लियर। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब तक आपके लिए सारी चरण या अवस्था है, देखिए प्रश्न चरण के नाम से भी आता है, अवस्था के नाम से भी आता है। आप इसमें कन्फ्यूजन ना रहें कि भाई चरण के नाम से आ गया तो कुछ और होगा या अवस्था के नाम से आ गया तो कुछ और होगा। ये कहता है द्वितीय अवस्था कौन सी है। बहुत आसान प्रश्न पूछा है, यूपी सी टेट दोनों में आया हुआ है। ये पहला कहता है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ये पहली अवस्था है। फिर दूसरा नंबर दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यदि हम बात करें तो ये कौन सी है, ये चतुर्थ अवस्था है हमारी। फिर दिया है पूर्व संक्रिया की अवस्था, तो ये अवस्था हमारी कौन सी है, ये हमारी यही दूसरी है। पूर्व वाली कौन सी है हमारी, यही दूसरी अवस्था है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष, जिन प्रश्नों का हमने आज अध्ययन किया। इसी क्रम में हम अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे बाई गोष्ठ की महोदय जी के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकांश पूछे जाते हैं या उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और भाई जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके लिए इनका लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए भाई इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।